Hello, my dear friends. Welcome to Shinde's Chemistry Techniques. My name is Sunil Shinde. चलिए अभी इस इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री का छोटा सा पार्ट रह गया और उसके बाद थोड़े से एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कल बच्चे बहुत बोल रहे थे इस तरह इस पर मत पढ़ाइए, क्योंकि कल मैंने बुक ले ली थी ना। आज मैंने पूरा नोट्स मैंने अपने खुद प्रिपेयर किए हुए। आज की इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग। तो देखिए ज़रा इधर अभी। तो मॉलिकुलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये छोटा सा पार्ट है। आज इस पे देखते हैं क्या होता है मॉलिकुलर मास, क्योंकि आपको मालूम है कि पॉलीमर जो होते हैं वो हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? हाई मॉलिकुलर मास। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर पॉलीमर इज यूजुअली कैसा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिकुलर मासेस है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज क्या होता है? एवरेज ऑफ द मॉलिकुलर, क्या होंगे आपके एवरेज, क्या लेंगे हमने यहाँ पर? मॉलिकुलर मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे। एंड मॉलिकुलर मास होता है जो मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसको डीपी बोले, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब जो मॉलिकुलर मास है ऑफ पॉलीमर वो किस पे डिपेंड करता है? आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है। आपको ये वाला ध्यान दीजिए, दिख रहा है ये मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन पॉलीमर, दिख रहा है आपको ये देखो, ये इस पे डिपेंड करता है। इतना जितना मैंने हाईलाइट किया दिख रहा है आपको। मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन पॉलीमर मॉलिक्यूल। क्या बोला? डीपी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इन पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होता है। ये आपको मेन पॉइंट ये है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो पॉलीमर की जो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिकुलर मास पे करता है। देखो ध्यान देना, इसके मॉलिकुलर मास पे करेगा। ओके, ये देख लीजिए, इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो, अगर आपका लो मॉलिकुलर मास है, लो मॉलिकुलर मास पॉलीमर, ठीक है ना, कैसा होता है? आर ब्रिटिल एंड हैव लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और अगर हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर है तो वो कैसा होता है? टफ होगा और अनमैनेजेबल होता है। ये इतना आपको याद रखना है, मॉलिकुलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो आपको एक पॉइंट क्लियर कर लेना है कि मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब उसको डीपी बोल रहे हैं। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, ठीक है ना, यूनिट्स इन पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है। मैंने उसको पूरा हाईलाइट कर दिया, आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है, देख लीजिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन, देखो डिपेंड्स अपॉन देयर मॉलिकुलर मास से डिपेंड करेगा। और अगर लो मॉलिकुलर मास पॉलीमर है तो वो कैसा होगा? ब्रिटिल होगा, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा। और हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर होगा, ठीक है ना, अगर वो होगा तो अब यहाँ पर क्या होगा? वो टफ होगा और अनमैनेजेबल होगा, मतलब उसको हम मैनेज नहीं कर सकते इसको। ये थोड़ा आपको याद रखना है। आप कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बस थोड़ा सा रह गया, इसके फिर एमसीक्यूज लेने वाले हैं अभी हम लोग। बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, आप जरा ध्यान देखना है। बायोडिग्रेडेबल, ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आप लोग जानते हो, एनवायरनमेंट में जो कोई चीज़ हम देखते हैं ना खराब होती है तो क्यों होता है? ड्यू टू माइक्रोब, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर अटैक करते हैं और उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पॉलीथीन पे बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया बैन? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, उसके लिए फिर अभी हमको चाहिए बायोडिग्रेडेबल पूरे, मतलब क्या लिखना है कि दे आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया इन द एनवायरनमेंट, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और हमारे सिलेबस में भी यहाँ पर है PHBV और नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये दो ही है बस। चैप्टर भी एंडिंग पर है बस। अब देखो, ऐसा नोट्स ऐसा पढ़ाने वाला हूँ मैं। वो तो कल मैंने क्या किया, एक ट्रायल बेसिस पे मैंने बुक ले ली थी, देखना था कि आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ा जाता है। ये जो टीचिंग है ये टीचिंग होती है ऐसी, ठीक है ना। तो उसको मैंने कल प्रिपेयर नहीं किया था, आज मैंने पूरा आपको पूरा मैंने PPT तैयार करके उसका PDF बना के पढ़ा रहा हूँ आज, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, चलिए अब हम बात देखते हैं। पहला जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो देखते हैं यहाँ पर, PHBV पॉलीमर। इसका फुल फॉर्म होता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये पूरा नाम है इसका, PHBV पॉलीमर। ये बायोडिग्रेडेबल है। तो अब इसको कैसे करते हैं वो? इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स। देखो,
हम यहाँ पे लेते दो मोनो, एक लेते 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और दूसरा लिया है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और ये कैसा है, कोपॉलीमर है क्योंकि दो से बन रहा है, एक 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और दूसरा के साथ 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। देखो यहाँ पे मैंने लिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। देखो कैसा होगा, देखो नंबरिंग करके देखेंगे तो हमको आएगा समझो 1 2 3 4, ये देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4, ये 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अभी आपको क्या करना है, अब इससे ये रिएक्शन कैसा करना है, देखो OH से आपको H निकालना है और कार्बोक्सी ग्रुप से OH से आपको H निकालना है, कार्बोक्सी ग्रुप से आपको OH निकालना है, वाटर निकल जाएंगे, ट्वाइस एन नंबर वाटर। ठीक है, इसको मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहिए, इसको करके आपको दिखा देता हूँ इसको करना कैसे है। अब मैंने यहाँ पे लिया, देखो अभी क्या लिया, 3 हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर लेता हूँ, ये OH को मैं क्या करता हूँ सामने लिखो n टाइम्स, ध्यान देना ज़रा, n टाइम्स। तो मैं क्या किया, OH को मैंने क्या कर दिया सामने लिख दिया, ये देखो ऐसा। अब देखो CH2C, अब देखो डबल बॉन्ड O, ऐसा करता हूँ मैं, OH ऐसा लिख के रखता है इसको, देखो ठीक है। तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी क्या है, ब्यूटेनिक एसिड, मिथाइल ग्रुप में नीचे कर दिया, देखो बराबर है कि नहीं। अब देखो बोर्ड और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अब आराम से समझ आएगा आपको, ऐसे बोर्ड के जैसा ही है। देखो अब देखिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर OH को सामने लिख देता हूँ मैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, CH2, यहाँ पे लिखा है मैंने C, ये डबल बॉन्ड OH, ऐसा कर लिख देता हूँ आपको समझने के लिए ऐसे किया है। फिर यहाँ पे देखो CH2CH3, वहाँ पे प्रिंटेड है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए ऐसा लिया। तो ये n टाइम है, ये देखो। तो अब इसको हम पॉलीमराइज कर लेते हैं। तो कैसे करना है, देखो अभी कार्बोक्सी ग्रुप से OH और यहाँ से आप निकाल दीजिए H, तो एक वाटर निकल, n टाइम वाटर निकल गया। अब देखो यहाँ से आप OH निकालिए, ठीक है ना, और यहाँ से H निकालिए, ये वाटर निकल गया। अब बाकी पूरा लिख दीजिए, क्या बचता है देख लीजिए, OH निकल गया है, फिर CH यहाँ पे लिखा मैंने CH3, फिर लिखा मैंने CH2, यहाँ पे लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, ओके। अब देखिए यहाँ पर लिखा मैंने O, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिखा, देखो देख लीजिए। और ये टेकन एन टाइम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने बाकी बचा हुआ CH2 और CH3, ये बन गया। ये बन गया आपका क्या, PHBV, ये बन गया, देख लीजिए। इस टाइप से करना है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे पूरा रिटर्न आ गया, आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो दो इसमें से क्या निकल रहा है आपका, ट्वाइस एन नंबर ऑफ वाटर निकल रहा है, मतलब ट्वाइस एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल रहा है, ट्वाइस, ये बैलेंस करके इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइलॉन टू नाइलॉन 6, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 देखते हैं हम लोग, ओके। चलिए नाइलॉन टू नाइलॉन 6 देखते हैं। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या करना है, नाइलॉन टू क्योंकि 2 कार्बन हो गए, नाइलॉन से मतलब 6 कार्बन हो गए, देखो अभी। तो अब यहाँ पे ओमेगा की जगह पे आप इप्सिलॉन ले सकते हैं, या इप्सिलॉन भी चलता है, ओमेगा या फिर इप्सिलॉन, समझ आ रहा है कि नहीं, ओमेगा या इप्सिलॉन, इप्सिलॉन ले लेते हैं यहाँ पर, इप्सिलॉन कैप अमाइनो कैप्रिक एसिड है ये, देखो। तो अभी यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको एक H निकालना है, यहाँ पे आपको ग्लाइसिन लेना है और इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रिक एसिड लेना है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ से आपको OH निकालना है। तो अब इससे तो आपको समझ आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ रिएक्शन समझा ही देता आपको पूरा मैं, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, देखो तो ध्यान से देखिए ज़रा इधर, अभी मैं लिख के बता देता हूँ आपको, पूरा समझ देता हूँ, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़रा इधर हम लेते हैं नाइलॉन टू नाइलॉन 6 में हमने लिया यहाँ पे n टाइम ले लिया हमने यहाँ पर। देखो मैं लिखता हूँ OH C डबल बॉन्ड O, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिखा मैं NH2 प्लस, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्लाइसिन बोलेंगे। और देखिए अब यहाँ पे लिया मैंने n टाइम, देखिए n टाइम क्या लिया हमने यहाँ पर, OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया मैंने CH2 टेकन 5 टाइम्स, यहाँ पे लिया मैंने NH2। ये जो लिया है इसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन, ऐसे लिखेंगे, इप्सिलॉन अमाइनो
अमाइनो कैप्रोइक एसिड, क्या है, कैप्रोइक एसिड है, देख लीजिए ऐसा, ये नाम है इसका। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से OH निकालना है, ठीक है, और यहाँ से आपको H निकालना, एक H यहाँ से निकालिए, यहाँ से आप OH निकालिए और यहाँ से आप एक H निकालिए, तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया मतलब ट्वाइस n नंबर ऑफ वाटर बाहर निकाल देना, ये निकल गया बाहर। अब आप बचा कुछ लिख दीजिए, जो भी बचा है C डबल बॉन्ड O CH2NH, फिर लिखा हमने C डबल बॉन्ड O CH2 टेकन 5 टाइम्स, फिर यहाँ पे लिखा हमने NH, ओके, टेकन N, ये बन गया आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 और ये 2, फिर नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, क्यों 5 और 1 6, ऐसा नाम आएगा इसका, ये देख लीजिए, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आपका हो गया, देख लीजिए, क्लियर है, समझा दिए, देखो बोर्ड के जैसे हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ प्रिंटेड भी आ गया बोर्ड का, ये भी आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब देखते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर, देखते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। तो ये अब लिए तो टेबल फॉर्म में, उसमें रिएक्शन कुछ नहीं, सिर्फ आपको मोनोमर ट्रेड नेम, उसका जो कमर्शियल नेम वो याद रखना है, मोनोमर का नाम याद रखना है, पॉलीमर स्ट्रक्चर देखना है उसका, और एप्लीकेशन देखना है, ये बहुत आसान है। अब देखिए जरा यहाँ पर देखो पर स्पेक्स या फिर एक्रिलिक ग्लास बोलते हैं इसको, ये ट्रेड नेम है इसका। उसका मोनोमर है मिथाइल, देखो मिथाइल मेथ एक्रिलेट, ये फॉर्मूला, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना, मालूम जानते हैं ना, यहाँ पे टर्मिनल पे CH3, यहाँ पे CH2, ये फॉर्मूला है मिथाइल मेथ क्या लेके एक्रिलेट। अब इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ शो किया उन्होंने, और एक आपका यहाँ का जो था ना ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इधर शो हो गया, देखो हो गया, ऐसा करके बनाया उन्होंने स्ट्रक्चर, ये पॉलीमर स्ट्रक्चर। अब देखो एप्लीकेशन क्या है इसका, लेंसेज बनाने में होगा, पेंट सिक्योरिटी बैरियर बनेगा, इससे LCD स्क्रीन बनता है, ठीक है ना, शैटर रेजिस्टेंट क्या बनता है, ग्लास बनता है, शटर जो रहते हैं ना उसके ग्लास बनते हैं इससे। ये हो गया आपका पहला, एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं ब्यूनाइन, ये ब्यूनाइन तो पढ़ चुके हैं हम पीछे, तो ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइटाइल, देखो ये फॉर्मूला है उसका, ब्यूटाडाइन ले लिया, ये ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, ये पहला, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है एक्रिलोनाइटाइल का, देखो दो स्ट्रक्चर, दोनों कंबाइन करके ऐसा बनने वाला है, ठीक है ना, ये पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आपको आएगा स्ट्रक्चर, ये हो चुका है आपका ब्यूना N। अब यहाँ पे इसका एडहेसिव रबर बेल्ट्स शू सोल बनेगा, और क्या जीरो रिंग्स गैस्केट बता, मतलब जीरो ऐसा राउंड शेप के क्या बनते हैं, रिंग गैस्केट्स बनते हैं इससे, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी हो चुका है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो यहाँ CH2 CH, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ भी वही हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया आपका, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ऐसा ऐसा होगा, ये करना है। इसका यूज़ जो है वाटर पाइप्स में है, रेनकोट्स में और फ्लोरिंग में, बस ये याद करने वाला है, इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके फिर और देखते हैं आगे, अभी कमर्शियली पॉली एक्रिलामाइड बोलते हैं, पॉली एक्रिलामाइड, तो उसमें एक्रिलामाइड ये लिया है, देखो CH2 CH तो क्या किया है, देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, खत्म, ये बन गया आपका पॉलीमर स्ट्रक्चर। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, पॉली एक्रिलामाइड जेल बनेगा, यूज्ड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, अपने सरफेस केमिस्ट्री में 11th में वहाँ मिलेगा अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। फिर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड दो लेना है आपको, तो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, तो इसके इलेक्ट्रॉन वही शिफ्ट करना है, इधर का इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट करके इधर आएगा आपका, ये ऐसा बनेगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होकर बना है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर लिखेंगे यूरिया का NH2 तो यहाँ से H निकाला, मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर एक्चुअली, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसा नहीं करना, इसको कंडेंसेशन बोलना चाहिए, इसको क्या बोलना चाहिए, कंडेंसेशन। बताता हूँ कैसे करना कंडेंसेशन में आपको। तो यहाँ से आपने H निकाला है ना, और यहाँ से अपने फॉर्मल्डिहाइड का O, ऐसे करके वाटर निकाल कर ये करना है इसको। तो इससे बनेगा आपका अनब्रेकेबल डाइनिंग वेयर, डाइनिंग सेट होते हैं ना वो बनते हैं, डेकोरेटिव लेमिनेट्स जिससे आपके मार्कशीट को करते हैं, ये सब इससे बनता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन रहता है। फिर एक ग्लिप्टल बहुत इंपॉर्टेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिप्थिलिक एसिड, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से वाटर निकल रहा है, मतलब यहाँ से OH निकाला और यहाँ से H, ऐसा वाटर निकल रहा है, यहाँ से आपने H निकाला है
और यहाँ से आपने OH निकालना है, ऐसे 2 वाटर निकलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, बना के देखना। इसका पेंट और लैक्वर में करेंगे इसका यूज़, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट, इसमें बिस्फिनॉल और फॉस्जिन लेना है, तो इसको कंबाइन कर दीजिए। तो इसका ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए बेस्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर, इसका ज़्यादातर क्या होता है, नाम आता है, यूजेस आता है जनरली, इसके स्ट्रक्चर डॉक्टर नहीं आएंगे आपको। देखो फिर हम देखते हैं थर्मोकॉल, इसका मेड फ्रॉम देखो एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बीट्स ऑफ पॉलीस्टाइन, मतलब थर्मोकॉल याद रखो तो चलेगा, स्ट्रेट मोनोमर स्टाइरिन से इसको पॉलीमराइज कर दो, हो गया। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इधर शिफ्ट हो गया होगा, एक इधर शिफ्ट हो गया होगा, हो गया। ये एप्लीकेशंस का नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइरिन कैन लीच व्हेन हीटेड एंड देयर इज इट इज़ बैन, इसको अभी बैन कर दिया, थर्मोकॉल को अभी बैन कर दिया, आपको मालूम है ना सभी को, इसको बैन कर दिया आजकल। तो ये थोड़े से आप एप्लीकेशन याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड MCQs देखने वाले हैं अभी आप, तो ये आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब बताइए मुझे, मध्य वो लगा तो पहले इसके कल का जो लेक्चर है वो शायद मैं बना के डाल दूंगा आपको, ऐसे पूरा प्रिंट करके हाथ से पूरा नोट्स बना लूँगा और फिर टीच कर दूंगा उसको, ठीक है ना। कोई घबराइए मत, वो भी कर लूँगा मैं, ठीक है ना। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, अभी ये चैप्टर खत्म, मुझे अभी यहाँ से स्टार्ट करना है अभी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना जल्दी, अभी अब फटाफट आपका कवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए अभी पहला जो क्वेश्चन है, ऑर्लॉन इज पॉलीमर ऑफ, सोचिए जरा आप लोग किसका है पॉलीमर, ऑर्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, याद आना चाहिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं इसके आंसर बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे करना है, थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेता हूँ। देखो द लीनियर चेन इन नाइलॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय ओके। तो बताइए क्या होगा इसका, सोच लिया, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेगा इसका आंसर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपॉलीमर तो 2 मोनोमर से बनेगा, तो इसका मुझे लगता है नाइलॉन 6 है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन से बनेगा, ओके। चलिए आसान है, अब पढ़ के रखिए, तो पॉलीमर कैसा बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इस टेफ्लॉन का आपका मोनोमर याद रखना पड़ेगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो मतलब फ्लोरीन एलिमेंट आएगा इसके अंदर, ओके। उसके फिर नेक्स्ट देख लीजिए, विच वन इज द पॉलीमर कंपाउंड, पॉली कंपाउंड कौन सा है जिसमें डबल बॉन्ड है, मतलब ये इथीन का यूज़ करेंगे पॉलीमर, है ना, इथीन ऐसा रहेगा ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको पॉलीमराइज कर सकते हैं आप, ओके। चलिए अब देखते हैं, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एज, सिंपल है, क्या बोलते हैं इसको, वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, याद है, बहुत आसान है, ये चैप्टर इजी है बहुत। फिर बेकेलाइट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में होता है बेकेलाइट, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के, तो फिनॉल एंड मिथेनॉल, इसका IPC नेम दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। आसान है ना, आपको याद है, डायरेक्ट टिक मार्क कर लेंगे। अच्छा, विच 8 क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है, बेकेलाइट, याद आए कि नहीं। चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट है 9th ऑफ द फॉलोइंग विच इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ मतलब पहला एक स्टेप दूसरा स्टेप ऐसा आएगा, चेन ग्रोथ में क्या होता है, चेन ऐसी ग्रोथ होगी इसमें चेन में, तो इसका मुझे आंसर लगता है पहला ही दिख रहा है, बेकेलाइट ही है स्टेप ग्रोथ, पॉलीथीन स्टेप चेन ग्रोथ है, टेफ्लॉन चेन ग्रोथ, PVC चेन ग्रोथ, ओके। उसके थ्रू व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर, क्या ट्रू नहीं है, तो पॉलीमर डू नॉट कैरी एनी चार्ज, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये आपका ट्रू है। पॉलीमर्स हैव हाई विस्कोसिटी, ये भी ट्रू है। पॉलीमर्स स्कैटर लाइट, ये भी ट्रू है। तो पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, नहीं, हाई मॉलिक्यूलर होता है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, आंसर आपका डी होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन इज, तो नियोप्रीन को बोलते हैं क्लोरोप्रीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर है द मोनोमर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज स्विचेस प्लग्स एक्सेट्रा इज, तो वो तो बेकेलाइट से बनता है, आंसर आसान है। नेक्स्ट है 13, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय, लो डेंसिटी फ्री रेडिकल से बनेगा, है ना, पॉलीथीन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल से बनेगा, लो डेंसिटी है ना, हाई डेंसिटी जिगलर नाटा कैटलिस्ट, याद आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, पॉलीमर ऑफ प्रोप 2 इन नाइट्राइल, प्रोप 2 इन नाइट्राइल, 2 पर नाइट्राइल है ना, हाँ, प्रोप 2 मतलब 3 कार्बन तो है, प्रोप 2 इन, 2 पे इन है, 1 2
1 2 2 पे इन डाल दिया यहाँ पर, प्रोब 2 और 2 पर इन है और नाइट्राइल है, नाइट्राइल मतलब यहाँ पर आपका साइनाइड आ जाएगा इधर ऐसा। ये एच नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा आपका स्ट्रक्चर इसका, ये आएगा। तो ये तो ऑर्लॉन है, एक्रिलोनाइट्राइल है इसका स्ट्रक्चर, है ना, ऐसा आएगा। एक मिनट प्रोब 2 बोला है ना उसने, एक मिनट, स्ट्रक्चर अच्छा बना लेते हैं, अब करेक्ट होगा ये, है ना। 1 2 3 है ना, तो प्रोब 3 कार्बन, 2 पे इन और नाइट्राइल बराबर ये है, तो ये आपका एक्रिलोनाइट्राइल मतलब ऑर्लॉन बनेगा उससे, करेक्ट है। ओके चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। अब अ कैटलिस्ट यूज फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन इज, ओलेफिन मतलब अल्कीन कैटलिस्ट, तो अपना हाई डेंसिटी पॉलीमर यूज़ करते हैं, HDP याद है, इसमें यूज़ होगा ये, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट आएगा उसमें। ओके चलिए आगे देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन होमोपॉलीमरेज, होमोपॉलीमर कंडेंसेशन जो होमो तो एक मतलब एक में मतलब नाइलॉन 6 ही मैच हो रहा है, करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं कोपॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल एंड 1,3-ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड, एक्रिलोनाइट्राइल मतलब ब्यूनाइन होगा, ब्यूनाइस में स्टाइरिन होता है, मतलब इसका आंसर एक करेक्ट है। अब देखो आइसोप्रीन इज मतलब आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल 1,3, हाँ मतलब इसका आंसर बी करेक्ट है, बराबर है। नंबरिंग कर लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा करना है। ओके चलिए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरिवुल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आर मेड अप ऑफ, तो टेरिवुल टेरिकॉट और वूल मिला है, मतलब डेक्रॉन प्लस वूल नहीं, हाँ ए आंसर करेक्ट है इसका, डेक्रॉन प्लस वूल, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। पॉलीमर दैट गिव्स स्ट्रॉन्ग फाइबर्स एंड यूज्ड एज ब्लेंड विथ कॉटन इन क्लोथिंग, तो टेरिलिन ही होगा, टेरिकॉट टेरिवुल बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ। अब मुझे बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आज जो मैंने पूरे नोट्स बनाए, वो पहले का कल का लेक्चर में बना दूंगा फिर से एक बार, उसको अपने हिसाब से पूरा मैं नोट्स बना लूँगा, प्रेसिपिटेट बना लूँगा पहले, उसके बाद फिर उसको अपलोड कर दूँगा फिर से एक बार। ओके घबराइए मत, सब होगा अभी। तो अब ये हो गया इजी चैप्टर, उतना डिफिकल्ट नहीं है, मुझे लगता है कुछ डिफिकल्ट है, आप इतने परेशान हो रहे हो। और आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है ना मार्च में नहीं होने वाला है, आपको बता दो मार्च में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि यूजीसी ने क्या किया है, जो बीएससी और एमएससी के जो उनका एकेडमिक ईयर डिसाइड किया 1 नवंबर से लेकर 30 अगस्त तक किया डिसाइड, तो आपका भी कुछ ऐसा डिसाइड होने वाला है, बेफिक्र रहिए, क्योंकि अभी कॉलेज स्टार्ट हुई, कॉलेज आपके स्टार्ट होने वाले हैं, दिवाली का बोल रहे हैं अभी, वो भी होता है कि नहीं बता नहीं सकते, लेकिन बोल रहे हैं कि दिवाली का होगा, तो उसके बाद वो एकेडमिक ईयर डिसाइड होगा, वो डिसाइड करेंगे कि भाई दिसंबर से लेके मार्च तक होगा, अप्रैल, ऐसा डिसाइड होगा। आपका एग्ज़ाम इतना जल्दी होने वाला नहीं, आप घबराइए मत, आप लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। अभी कॉलेज ही शुरू नहीं हुआ आपका, आपके फॉर्म भरे कि अभी तक बोर्ड के नहीं भरे, जब फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद आता है आपका टाइम टेबल। अब हर साल क्या होता है, अक्टूबर तक पूरे फॉर्म भर जाते थे, फॉर्म भरकर एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो जाती थी, तो नवंबर तक नेक्स्ट मंथ में डेट आती थी, नवंबर या एंड दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ऐसे कुछ डेट आ जाती थी, नवंबर दिसंबर के बीच में आ जाती है, मतलब डेट आपकी टेस्ट की, जो फाइनल एग्जाम होता है 12th उसकी डेट आ जाती है, 10th और 12th की। लेकिन अब इस बार फॉर्म ही नहीं भरे गए, अब फॉर्म आएंगे भरेंगे जाएगा तब जाके आपकी डेट होगी डिसाइड ना, तो इतना पैनिक क्यों हो रहा है, आप आराम से हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, सब हो जाता है। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं आराम से क्यों पढ़ा, क्योंकि अभी मेरे को नीट JEE इन सब के काम थे, मेरे को CET, अब वो सब खत्म हो गए, अब मैं आप पे लगाऊँ। लेकिन मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत चल रहे हैं, क्योंकि मेरे को मेरी क्लास भी देखना है, क्लास में है ना वहाँ के ऑनलाइन मुझे लेक्चर बना के देने पड़ते हैं, उधर पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, ऐसे सब देखना पड़ता है ना मेरे को, सब जगह ऑनलाइन लेक्चर, अनअकैडमी 2-2 3-3 लेक्चर रहते हैं ऑनलाइन, दूसरी जगह पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो आप लोग क्या कीजिए, अनअकैडमी रोज 8 to 9 में फ्री क्लास पढ़ाता हूँ, वहाँ पे अटेंड कर लीजिए ना आप क्लास, 8 to 9 आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी फ्री लेक्चर था। सर अनअकैडमी ऐप ज्वाइन डाउनलोड कर लीजिए, सुनील शिंदे टाइप कीजिए, MST CT सुनील शिंदे, और आपको लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे 8 to 9। नहीं तो लगा तो मैं क्या करता हूँ, ये टेलीग्राम में मैं लिंक शेयर करता हूँ कल, आप कल का लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पर,
ये सब हम उस पर पढ़ाते हैं, हम वैसे ही पूरा वहाँ के नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा वर्क है मेरे पास अभी, ठीक है। बेफिक्र है, आपका होगा सिलेबस, मतलब होगा, मैंने पहले बताया। ख़त्म करने से कुछ नहीं होता है, अभी ख़त्म करने का लास्ट में जो लास्ट तक साथ देता है वो टीचर होता है। अभी ख़त्म करके बैठ जाएंगे, लास्ट में कुछ नहीं करेंगे, तो वो टीचर नहीं। टीचर वो होते हैं जो लास्ट तक आपके साथ देंगे। मैं अभी देखो, हम लोग ने CET JEE सबके बच्चों के लास्ट तक रहे हम लोग साथ, मालूम है क्या, मैं साथ रहा उनके पेपर्स बहुत बढ़िया जा रहे सभी के। आपको अगर पेपर अच्छा जाना है तो मेरे साथ रहिए, नहीं तो बाकी सब आपकी इच्छा, आपको क्या करना है। क्योंकि सब बोलते हैं सर अब रेगुलर स्टूडेंट नहीं डालने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे वर्क है हमारे पास, पोर्शन बराबर होता है। सब उनका नहीं हुआ क्या, उनका होता है पोर्शन उनका। मैंने पूरा क्रैश कोर्स ख़त्म करके दिया है, पूरी रिवीजन करके दिया है, पूरे उनके टेस्ट लिए मैंने, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। आप क्योंकि आप लोग नए हैं, आप लोग थोड़े डरते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।